शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य गणित की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम सुपर टेट 2026 को ध्यान में रख के विभिन्न पाठ्यक्रमों को आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, मैंने आपको अंक की क्षमता की शुरुआत किया था। इसके 2 पार्ट आपके आ चुके हैं। अगर आपने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा है, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक समझने के लिए उसे आरंभ से देखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक, आरंभ में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब पार्ट 6वां चलेगा जिसमें हम क्या अंक की क्षमता के आगे के जो टॉपिक है उनको अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे थे गुणनखंड, मतलब भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या देखिए महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, अब हमने आपको अभी तक कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, ये सारी चीजें बता दी थी। उसमें अगला है कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जुड़ा है, सम गुणनखंड। आप जानते हैं किसी भी संख्या का आप अगर गुणनखंड करेंगे तो उस गुणनखंड में सम और विषम दोनों संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर आप उसका गुणनखंड करते हैं तो उसमें सम और विषम दोनों संख्या इंक्लूड होती है, मतलब आ सकती हैं। इसके पहले वाला पार्ट अगर आप देखे होंगे तो बेहतर और समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके पूर्व के वीडियो अवश्य देखा करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, गुणनखंड करके दिया हुआ है। ठीक है, किसी इसके मतलब कोई संख्या थी जिसके अभाज्य गुणनखंड है। अब इससे ज्यादा अभाज्य नहीं हो सकते। मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंड वही होते हैं जो आगे अभाज्य न होने पाए। मतलब आप 2 को 7 को 11 को 3 को, ये अभाज्य हो गए हैं, इन्हें आप भाज्य नहीं कर सकते। मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दी है। पूछ रहा है मैं इस अभाज्य गुणनखंडों में सम गुणनखंड कितने हैं, मतलब केवल और केवल आपको सम बताना है। देखिए एक चीज आप जानते रहिए, अगर कोई संख्या विषम है उसमें आप 2 का गुणा कर देंगे तो सम हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो, जैसे 3 है, 3 क्या है, विषम है, अगर 2 का गुणा कर देंगे 6 सम हो जाएगा। ठीक है, 7 है, 7 क्या है, विषम है, अगर 2 का गुणा कर देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा जो सम हो जाएगा। 11 क्या है, विषम है, 11 में 2 का गुणा कर देंगे 22 हो जाएगा, सम हो जाएगा। कोई भी संख्या हो अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो सम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न है 2 घाते 5 गुणे 7 घाते 3 गुणे 11 घाते 2 गुणे 3 घाते 4 में सम गुणनखंड कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। करेंगे क्या आप, देखिए अब देखिए 2 यहां से 1 2 को अलग कर ले, 2 घाते 5 है, अगर मैं 1 2 को निकाल लूं, मैंने कहा ना किसी भी अगर कोई विषम संख्या है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो सम हो जाएगा। अगर वो उसमें 2 का गुणा है, 2 को बाहर लेंगे तो विषम हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या कहा है कि सम गुणनखंड कितने होंगे, मतलब हमें सम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंड करने के लिए 2 का गुणा होना जरूरी है। तो 2 का गुणा अगर 2 बाहर लेंगे तो 2 घाते 5 में से 1 घात कम हो जाएगी, 2 घाते 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 घाते 3 गुणे 11 घाते 2 गुणे 3 घाते 4। अब वही प्रक्रिया जो गुणनखंडों में होती थी। अब देखिए इस 4 में क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ देते हैं। अभी हमने क्यों जोड़ते हैं कल बताया था। 3 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, गुणे 2 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, गुणे 3 में क्या 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये संख्याएं घात है, इनको 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 हमने लिया है, जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए 4 1 क्या हो गया, 5 हो गया, 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया, और 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, और 4 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमने क्या किया, घातों में क्या किया, 1 जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे, घातों में 1 जोड़ के आप इन सारी चीजों का गुणा कर देंगे। तो 5 4 में 20, 20 3 में 60, 60 5 में 4 3 में 12, 12 5 में 60, 6 5 में 30, 300 हो जाएगा।
मतलब कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो अगर आपसे पूछे कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो 300 होगी। ठीक है, कैसे करें, हमने दो को अलग कर दिया, इस दो से अब कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया ना, कोई भी विषम संख्या हो उसमें दो का गुणा करेंगे तो सम हो जाएगी। हमें सम गुणनखंड करना था तो हमें दो का गुणा करना आवश्यक था, इसलिए क्या किए, दो को 2 घाते 5 में से एक दो निकाल लिए तो 2 घाते 4 बचा। ठीक है, तो इसलिए हमने दो को अलग कर दिया। देखिए एक तरीका तो ये है, एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 घाते 5 है गुड़े 7 घाते 3 है गुड़े 11 घाते 2 है गुड़े 3 घाते 4 है। ठीक है, एक ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड है। अब आप दो को जो निकाल रहे हैं, एक अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसमें दो को न बाहर करिए, इसकी जो 2 की घात है इसमें कुछ न ऐड करिए। ठीक है, ऐसे ही रखिए, 5 है तो 5 ही रखिए, गुड़े इन घातों में जोड़ दीजिए, 3 धन 1 कर दीजिए, इसमें 2 धन 1 कर दीजिए और इसमें 4 धन 1 कर दीजिए। तो 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 5, 5 4 में 20, 3 में 60, 60 5 में 300। तो ऐसे भी 300 आएगा, ऐसे भी 300 आएगा। यहाँ नियम के तहत दो को बाहर कर लिया जाता है, यहाँ आप शॉर्ट तरीके में दो को बाहर नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। बस इस ध्यान रखना है कि 2 की घात में 1 नहीं ऐड करना है। ठीक है, इस 1 को ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं ऐड करना है ये देखिए, बहुत विस्तृत लेवल की बात होगी कि क्योंकि 2 की घात 0 को यहाँ पे हटा दिया जाता है, उसको नहीं माना जाता। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, आपको प्रश्न का आंसर लगाना होता है। ठीक, तो इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, 300 होंगे। ऐसे ही सम गुणनखंड आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। कोई संख्या भी दी होती है तो भी आप कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहीं पे संख्या दे दूं, अगर इतना आपने कर लिया, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दे देता क्वेश्चन में, मान लीजिए एक छोटी संख्या मैं ले लूं, जैसे और 168। अब कहता है में सम गुणनखंड कितने हैं, में सम गुणनखंड बताइए। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड न देके संख्या दे दिया कि 168 में सम गुणनखंड बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें तो एक आएगा 7, 7 2 में 14, 15 16, 7 चौक 28। ठीक है, एक 7 आ गया, 24 आ गया। ठीक, अब बचा क्या, 24, एक आ गया 3 और एक 2। अब 24, 2 और 3 को 24 में बदलना है, मतलब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं 168 का। कैसे करेंगे वही हम कर रहे हैं, मतलब 168 को हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 और 3 की 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब देखिए 2 की पावर 3 करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 1 3 ही, 7 की पावर 1 7, 8 त्रिक 24, 24 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 आया ना। तो 168 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, यही हो गया। लेकिन हमें क्या कर रहा है, सम गुणनखंड कितने होंगे। सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस मेथड का अगर प्रयोग करते हैं तो 2 की पावर 3 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 3 को ज्यों का त्यों रखेंगे, गुणे 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे और 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 2 12, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, अगर हम 2 एक बाहर भी निकाल लेते तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 2 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, अगर एक बाहर भी 2 निकालते तो इसकी घात जो बचती उसमें एक ऐड करते। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने इसके पहले जो मेथड बताया था। तो अगर आपको संख्या दे तो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर सीधे अभाज्य गुणनखंड करें तो इस विधि का प्रयोग करेंगे, जल्दी आ जाएगा। नहीं तो आप 2 को बाहर करेंगे तो भी आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो सम गुणनखंड पूछे तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं विषम गुणनखंड पूछे तो कैसे करते हैं। देखिए अब प्रश्न है कुल विषम गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, अभी हमने सम गुणनखंड देखा, विषम गुणनखंड ज्ञात करने को कह दे, जैसे क्या अभाज्य गुणनखंड दिया है, मैं विषम गुणनखंड कितने होंगे यहाँ से पूछ रहा है। आपको बताना क्या है, विषम गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड दिया है, इसमें देखिएगा जब विषम गुणनखंड की बात किया जाए तो जानते हैं 2 का गुणा होता है तो संख्या सम हो जाती है, इसलिए इस 2 वाले पार्ट को पूरी तरह क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। केवल इतना ही लिखते हैं, 5 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2। अब क्या करेंगे, वही
गुणनखंडों की कुल संख्या के लिए 7 की पावर में 1 जोड़ देंगे, गुणे 3 की पावर में 1 जोड़ देंगे, गुणे 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे। गुणा कर देंगे 7 1 8, 3 1 4, 2 1 3, 4 3 12, 12 8 में 96, 96 क्या होगा? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। मतलब विषम गुणनखंड कितने होंगे? 96 होंगे। कैसे किया? हमने 2 के पार्ट को हाइड कर दिया। जब भी विषम गुणनखंड को आप ज्ञात करेंगे 2 वाले भाग को आप छिपा देंगे, ठीक है। तो 2 के भाग जब छिपा देंगे तो बचेगा क्या? 5 की पावर 7, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2। उसमें जानते हैं घात में 1 जोड़ा जाता है जब गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे तो 96 आ जाएगा, जो होगा विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये तो अभाज्य गुणनखंड दिया था। अगर मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड न दे और कोई आपको संख्या कह दे कि संख्या के आधार पर बताइए, तो कैसे करेंगे? देखिए संख्या के आधार पर कहे तो आप सीधे सीधे क्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या मैं कर देता हूं 1500 में अभाज्य गुणनखंड बताइए। मैं सॉरी अभाज्य नहीं, हम विषम पढ़ रहे हैं। में विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड 1500 में विषम गुणनखंड कितने होंगे? तो इसको 1500 को क्रैक करिए किसमें? अभाज्य गुणनखंडों में। कैसे करेंगे? 1 तो रहेगा, 2 तो रहेगा, 2 देखिए 3 2 में 6 होता है, 6 5 में 30 होता है, और 30 का अगर भाग देंगे 3 5 में 15 कट जाएगा इससे, ठीक है। तो 5 2 की पावर कितना करें हम? 8 त्रिक 24, 3 की पावर 1 कर दीजिए, 5 की पावर 5 आप 25, 25 5 में 125, 125 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 3 में 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 में 3, 375 होगा। बचा क्या है? 1500। अगर हम 8 का गुणा करें नहीं होगा, 4 का गुणा करें, 5 4 में 20, 7 चौक 28, 29 30, 4 3 12, 3 15, आ गया 1500। मतलब 2 की पावर क्या होगी? 2 होगी। तो हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया 1500 का। 1500 का क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ये आया। अब जानते हैं जब विषम गुणनखंड पूछे तो 2 को पूरा गायब कर दिया जाता है। 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, गुणे 5 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे। ये घातों में जोड़े जा रहे हैं, 1 और 1, तो 1 1 2, गुणे 3 1 4, 4 2 में 8, तो कितना आ जाएगा आंसर? 8। तो 1500 में विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है अगर ऐसा पूछता है तो सबसे पहले आप 1500 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 को पूर्णतः हाइड कर देंगे जैसे हमने इसमें किया, बचेगा जो यह, इसकी घातों में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, वही आएगा विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो ये था सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ गुणनखंड के ऐसे टॉपिक आपको बताएंगे जो अक्सर यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक होता है इन्हीं का योग है, जैसे सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंड बराबर कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। उस पे भी एक प्रश्न आप देख लीजिए ताकि अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में बने तो आप कंफ्यूज न हो, ठीक है। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मैंने आपको बताया ना कि इन दोनों में कोरिलेशन करके भी पूछा जाता है, जैसे सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का योग बराबर कुल गुणनखंड के होता है। किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो सम गुणनखंडों की संख्या होगी और जो विषम गुणनखंडों की संख्या होगी उनका योग करेंगे तो कुल गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे। इसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने एक प्रश्न आपको दिया है, बहुत छोटा सा प्रश्न होता है, बस आपको केवल ज्ञात करना होता है, क्या दी गई संख्या 360 के कुल गुणनखंड संख्या के सम तथा विषम गुणनखंडों के योग के बराबर हैं। तो आप इसे क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। जैसे 360 दिया है, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? 360 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा? 5 से अगर भाग देंगे तो 5 5 7 में 35, 1 36, 5 दूनी में 10, मतलब 72 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 को अगर आप लेंगे, 2 2 4 2 ने 8, 8 9 72 होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 2 ने 4, 4 2 ने 8 और 3 त्रिका 9, 8 9 72, 72 में 5 का गुणा करेंगे, 5 2 ने 10, 7 5 35 1 36, ठीक है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब पहले कहा है कि कुल गुणनखंड, मतलब सर्वप्रथम आपको क्या निकालना है?
कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था 3 में 1 जोड़ देंगे 4, गुणे 2 में 1 जोड़ देंगे 3, गुणे 1 में 1 जोड़ देंगे 2। ठीक है, 3 1 4 गुणे 2 1 3 गुणे 1 1 2, 4 3 में 12, 12 2 में 24, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई, 24 आ गई। ये तो आपने कुल गुणनखंड निकाल लिया। अब कहा है कि सम, तो अब दूसरा सम निकालिए, सम गुणनखंड निकालिए। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड लिखिए आप, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। मैंने क्या कहा था, या तो 1 2 बाहर निकाल लीजिए या इसकी घात में कुछ न जोड़िए। तो घात में कुछ न जोड़िए, 3 यूं ही लिखिए, इसमें जोड़िए 2 और 1 3, और इसमें जोड़िए 1 और 1 2। तो हो जाएगा क्या, 3 3 2, 3 त्रिका 9, 9 2 में 18, मतलब कुल सम गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। अब अगला क्या बचा है, विषम। विषम बचा है, वही फैक्टर लिखिए फिर से, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, मैंने विषम में क्या बताया था, 2 वाले पोर्शन को पूर्णतः हाइड कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। इसकी घात में जोड़िए, 2 की घात में 1 जोड़ देंगे, 3 की घात जो 2 है उसमें 1 जोड़ देंगे, गुणे 5 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 गुणे 1 1 2, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने तीनों चीज ज्ञात कर ली, कुल गुणनखंड 24, सम गुणनखंड 18, विषम गुणनखंड 6। फार्मूला क्या है सम गुणनखंड, देखिए फार्मूला आपका यही है ना, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड क्या है, 18 है, धन विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड क्या है 6 है, और बराबर है कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड क्या है 24 है। देखिए 18 6 जोड़ेंगे क्या आएगा, 24 आएगा। तो 24 बराबर 24 हो गया ना, इसलिए कह सकते हैं आपका विकल्प होगा हाँ, 360 के कुल गुणनखंड सम और विषम गुणनखंड के योग के बराबर होते हैं, चूंकि यह नियम ही है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, हालांकि सिद्ध करने के लिए आता नहीं है लेकिन पूछ सकता है। जैसे मान दे दे आपको कुल गुणनखंडों का और सम गुणनखंडों का, पूछ दे विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसी फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या विषम और कुल गुणनखंड दे दे, सम का पूछ दे तो भी यही फार्मूला सीधे सीधे लगेगा। उसमें क्या है, मान लीजिए दे दिया प्रश्न में कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है, उसके सम गुणनखंड 18 है, तो बताइए विषम गुणनखंड कौन से होंगे। तुरंत आप 24 में से 18 घटा दीजिए, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूछ दिया कि अगर दे दिया प्रश्न में विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है और कुल गुणनखंड अगर आपका दे दिया 24 है, तो पूछ दे कि सम गुणनखंड कितने होंगे, तो 24 में 6 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में अगर दे दिया कि सम गुणनखंडों की संख्या 18 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है, तो बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 18 और 6 जोड़ देंगे क्या होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभिन्न आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये गुणनखंड का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो गुणनखंड को मैं यही समाप्त करूंगा, बाकी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको अभ्यास कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ संख्या पद्धति के और भी टॉपिक हैं जो हमसे छूट रहे हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए अंक की क्षमता में ये टॉपिक आपका स्किप हो गया था, छूट गया था, जब मैं संख्याओं का परिचय आपसे करा रहा था। जब मैंने आपको प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्या मैंने आपको पीछे बताई थी। ठीक है, शुरू जब मैंने किया था इसको, लेकिन ये रह गया था सम, विषम, अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य संख्याएं। इनसे आपका परिचय अभी नहीं हुआ था, हालांकि आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे सम संख्याएं, तो आप जानते हैं ऐसी संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम होती है। जैसे क्या है, 2 क्या है, स्वयं में सम है, 2 से भाग देंगे कट जाएगा। 4 क्या है, सम है। 8 क्या है, सम है। 10 क्या है, सम है। 2 से विभाज्य हो रही है, तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सम होंगी। ध्यान दीजिएगा, उनका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये हमेशा उनका इकाई का अंक यही होगा। ऐसी कोई भी संख्या आएगी जो सम होगी, अगर वह सम है तो 2 से विभाजित होगी, अगर वह 2 से भी विभाजित है, सम भी है, तो उस संख्या के इकाई में जो अंक होगा वह होगा 0 2 4 6 8। जैसे मैंने कह दिया कि 40, जैसे 248, 248 क्या सम है,
तो आप कहेंगे है, क्योंकि यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। अगर आप 2 का भाग देंगे तो यह पूर्णता कट जाएगी। जैसे 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 1 में 2, 2 2 में 4, 2 4 में 8, पूर्णता कट गई। अब देखिए इकाई का अंक, इकाई यहाँ से होता है ना, आप ये तो जानते होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे बहुत पहले से गिनते आए। तो इकाई का अंक क्या है, 8 है। ठीक है, ऐसे मैं पूछ दूं 36 क्या सम है, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो पूर्णता कट जाएगी। 2 1 में 2, 2 3 में 6, मतलब 2 1 में 2, 2 8 में 16, 18 2 में 36, तो कट गया पूरा। और देखिए इकाई का अंक क्या आया, 6 आया, तो इकाई का अंक भी हमेशा मिला लेंगे। या आप जानते रहें, जैसे आपको 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सीधे सीधे इकाई का अंक देखेंगे। मैं पूछ दूं कि 1102 क्या सम है, तो आप कहेंगे हाँ। कैसे, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होती है, सम होती है। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह क्या होती है, विषम होती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या होगी, विषम होगी। जैसे 3, 3 क्या है, 3 2 से विभाजित है, नहीं है। 7, 7 विभाजित है, नहीं है। 5 नहीं है, और 15 नहीं है, 17 नहीं है, 21 नहीं है। ये सब संख्या क्या है, 2 से विभाजित नहीं होती है, यह विषम संख्याएं हैं। ठीक है, जब भी विषम संख्या आप देखेंगे उनमें इकाई का अंक होगा 1 3 5 7। ठीक है, ये हमेशा इकाई का अंक आपको आएगा, 1 3 5 7 9 भी आएगा। ये क्या होगी, विषम होगी। क्यों होगी, ए इकाई का अंक 1 3 5 7 9 क्यों होगा, क्योंकि 2 से अगर भाग देंगे तो ये कटेंगे नहीं, इसलिए वह संख्या विषम मानी जाती है। जैसे अगर मैं कर दूं 49, क्या यह सम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अगर 2 से भाग देंगे तो यह संख्या कटेगी नहीं। 2 2 में 4 तो कट गया, लेकिन 9 को 2 से नहीं काट सकते। और सबसे बड़ी बात, इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है तो वह संख्या विषम है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या सम है। ठीक है, इकाई का अंक आप जानते हैं, यहाँ से जो भी संख्या लिखी जाए उसके अपने दाहिने से गिनते आइए बाएं की तरफ, इकाई दहाई। जैसे 749, तो क्या है, इकाई का अंक क्या है, 9 है, इसलिए संख्या क्या है, विषम है। 343, इकाई का अंक क्या है, 3 है, संख्या क्या है, विषम है। अगर 2 से भाग भी देंगे तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि हमें इकाई के अंक में भी देख लेंगे तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हैं विषम है कि सम है। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा कि सम संख्याओं के इकाई का अंक ये होता है, विषम संख्याओं के इकाई का अंक ये होता है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो सम और विषम आप जान गए। अब आइए भाज्य और अभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, हमने सम विषम देख लिया, अब अभाज्य देखते हैं। अभाज्य क्या है, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद से छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं कहूं आपको 2, 2 क्या है, 2 को आप 1 से भी काट सकते हैं, मतलब 1 से भी 2 विभाज्य है, और 2 खुद से भी कट सकती है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकती। मतलब 1 से भी 2 कट सकती है और 2 स्वयं से भी कट सकती है। यही आपकी थियरी है, यही कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 3, 3 क्या है, 3 को आप कैसे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 1 3 में 3, और 3 को स्वयं से काट सकते हैं, 3 1 में 3, बाकी किसी संख्या से नहीं काट सकते। लेकिन अगर मैं कहूं 9, तो 9 को देखिए आप 1 से भी काट सकते हैं, 9 को आप 3 से भी काट सकते हैं, 9 को 9 से भी काट सकते हैं। 9 1 में 9, 3 3 में 9, 1 9 में 9। ठीक है, तो 9 क्या है, ये अभाज्य नहीं है, सॉरी हाँ, ये अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 3 है, 2 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि यह एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटती। जबकि 9 क्या है, 3 संख्याओं से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जैसे हो गया 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 11, ये सब संख्या क्या है, या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। 13, फिर क्या लिख सकते हैं 17, फिर लिख सकते हैं 21 तो होगा नहीं, 22 23, ठीक उसी प्रकार से 29, फिर उसके बाद 31,
इसी तरीके से आप अभाज्य संख्याओं को लिखते जाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं हैं यह या तो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, तो यह अभाज्य की श्रेणी में आती। तो अभाज्य संख्याएं पहचानने का यही तरीका है। जैसे ये संख्या दी है 13, पूछे यह भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप एक से विभाजित करेंगे तो भी कट जाएगी, स्वयं से विभाजित करेंगे तो भी कट जाएगी, बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं जो इसे काट सके। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य है। ऐसे आप पहचानेंगे। तो कुछ प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, जैसे दो क्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य है, एक मात्र सम अभाज्य है, सम अभाज्य, ये पूछा जाता है प्रश्न। भाई देखिए, इस पूरी संख्या में कोई सम संख्या दिख रही है तो केवल और केवल 2 दिख रही है। मैंने अभी सम बताया ना, सम संख्या वह होती है जो 2 से कट जाए, तो 2 स्वयं 2 से कटती है। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यह नोट कर लीजिएगा। ठीक, और एक और कर दीजिएगा जो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कुल 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आप कहेंगे 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है, कुल 25 अभाज्य संख्या। ये ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब यही है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे आगे बहुत जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सम, विषम और अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे देखिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। बाकी आपका बचा है भाज्य और सहभाज्य, जिसे हम कल के पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट को यहीं रोकते हैं, क्योंकि पार्ट काफी बड़ा हो जाता है, तो लिखने में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।